हेलो एवरीवन, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों, प्रणाम, नमस्कार। सो एज promised टू वन एंड ऑल, लेट अस डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या क्राइटेरिया है। मेरे पास मेरे हिसाब से 10 क्राइटेरिया होने चाहिए। देर आर 10 बेसिक क्राइटेरिया एंड दीज आर नॉट, बाय द वे, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. Whatever mutual funds and stocks discussed on this channel are only for training and educational purposes. Right? Whatever data I researched, I shortlisted 36 criteria for stocks. So वो 36 में से 25 27 अगर क्लियर हो जाते हैं तो मेरे को वो स्टॉक में इंटरेस्ट आता है. वेरी सिंपल. एंड म्यूचुअल फंड्स में आई फाउंड आउट 10 क्राइटेरिया, 10 में से 7 क्लियर हो जाते हैं तो म्यूचुअल फंड हमें ठीक ठाक लगता है. सो आई गिव यू एन ओवरव्यू. दिस इज नॉट, नो रिकमेंडेशन. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो पढ़ लीजिए और उसी के बाद आपको जो भी आगे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाय और सेल रिकमेंडेशन लेना है. So yeah, the first criteria is, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क. ये काफी स्टैंडर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. अब बेंचमार्क इंडेक्स हर फंड में होता है. अगर इफ यू आर ट्रैकिंग लिक्विड फंड और स्मॉल कैप फंड, कैटेगरीज होती है. आर्बिट्राज फंड, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया स्टॉक से काफी हद तक अलग है. सिंपल है इन अ वे और कॉम्प्लेक्स भी है इन अ वे कि चूज कौन सा करना है. फंड मैनेजर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है. पहला क्राइटेरिया तो हमारा यही है कि बेंचमार्क कैसा है. तो मैं आपको उसका मीनिंग सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके. या एक मिनट में वापस स्क्रीन पे जाता हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा अगेन. या सो परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क में दिस फंड आई हैव टेकन ओनली एज एन एग्जांपल. हाँ, ये अच्छा फंड है नो डाउट, बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके लेना है या जो भी कर. सबसे पहली बात तो रेगुलर फंड से बेटर हमें डायरेक्ट फंड लगता है. आप कोई भी प्लान ले, कोई भी म्यूचुअल फंड ले, ऑलवेज गो फॉर अ डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ ऑप्शन. डायरेक्ट प्लान ग्रोथ. अभी जैसे दिस इज क्वांट स्मॉल कैप फंड, you will have quant small cap fund direct plan growth and quant small cap fund with the same name regular plan growth. ये देखिए यहाँ रेगुलर प्लान. रेगुलर प्लान में जो आपका डीमैट अकाउंट वाला है वो आपसे कमीशन लेगा या ब्रोकरेज लेगा 1%, 1.5% जब भी आप फंड लोगे. डायरेक्ट प्लान में बीच में कोई ब्रोकर या किसी का कुछ ब्रोकरेज नहीं है. इट इज डायरेक्टली बिटवीन द कंज्यूमर, द कस्टमर, द इन्वेस्टर एंड द म्यूचुअल फंड. ये सेबी ने बहुत अच्छा काम किया था 2013, 2013 14 ऑनवर्ड्स आज तक. लुक एट द त्रासदी, लुक एट द अबिस्मल स्टेट ऑफ द कंट्री. बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इतना बेसिक चीज भी पता नहीं है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या फर्क है. कैन यू इमेजिन. इसीलिए मेरे को थोड़ा खुद पे अच्छा लगता है कि मैं शुरू से ये चीजों में रहा और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि लोगों को मतलब ये भी बताना पड़ रहा है. खैर, फिर मैं देखता हूँ फंड साइज. 20,000 करोड़ का फंड साइज है. बेसिकली मेरे बुक्स में फंड साइज मिनिमम 5,000 10,000 करोड़ का है. तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है दैट पीपल हैव पुट मनी इन दैट फंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दिस. कैन यू सी दिस एक्सपेंस रेशियो. इसको थोड़ा जूम करूं क्या स्क्रीन को? आई थिंक मैं आपका थोड़ा काम आसान कर देता हूँ. चलो, अभी थोड़ा जूम कर दिया है. सो सी दिस एक्सपेंस रेशियो, मतलब कितना पैसा कटेगा. अब इसमें देखिए, कैटेगरी एवरेज है 0.6% और इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो है 0.64%. सो वो खुद बता रहा है कि मैं अपने कैटेगरी, मेरी जो कैटेगरी है, कैटेगरी क्या है? स्मॉल कैप फंड्स. सो वो फंड आपको खुद बता रहा है दैट मैं अपने स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी के हिसाब से ही आपको चार्ज कर रहा हूँ. एक्सपेंस रेशियो इज इन सिंपल टर्म्स, ये देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं. दिस इज द एनुअल फीस. एक मिनट. This is the annual fees the fund will charge you to manage your money. You are not required to pay it explicitly, but it is deducted from the NAV on a daily basis. यानी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे तो आपको अलग से ये 0.6% भरना नहीं है. लेकिन जब वो यूनिट्स एलोकेट करेंगे, आपको यूनिट्स उठा के देंगे, उसमें ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट हो जाएगा. इतनी ही चतुराई से ब्रोक रेगुलर फंड अगर आप लोगे तो 1 या 1.5% भी बहुत चतुराई से डिडक्ट हो जाता है. एटलीस्ट एक्सपेंस रेशियो, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स का ना एक्सपेंस रेशियो 1% 2% होता है. दैट इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years एक्सपेंस रेशियो डज मैटर. इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. एंड मैं बता रहा हूँ ये 0.6% इज द लोएस्ट.
आप समझ लो आप 1 या 1.5% या 1 या 1.5% ज्यादा कमा रहे हो कंपाउंडिंग, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो खर्चा कम आपने कर लिया। क्रिसिल का रैंक इसका 5 स्टार है, फंड में काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, अच्छा फंड है। अब इसके रिटर्न्स पे हम लोग आते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका रिटर्न्स का पेज, है ना, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू लुक एट रिटर्न्स, यू लुक एट एनुअलाइज रिटर्न्स ऑलवेज अगेंस्ट एब्सोल्यूट से ज्यादा आप एनुअलाइज देखेंगे। और उसका रीजन है, देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी है ना, तो अब देखिए फंड का परफॉर्मेंस आपके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड के साथ कैसे बदलता है। देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल का ये चीज है, आपको समझ में भी आएगा। If you look at this fund performance annually, it has given you 65% returns in the last year. कैटेगरी एवरेज है 47। तो अपने कैटेगरी में ये फंड सेकंड रैंक पे है, ये टॉप फंड है, सेकंड रैंक पे है 24 फंड्स में से लास्ट 1 साल के रिटर्न्स। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, अब मैं 2 ईयर रो अगर देखूं तो 2 साल का CAGR, 2 साल देखना चाहिए, 5 साल एक्चुअली देखना चाहिए। 5 ईयर का रिटर्न है 42% कंपाउंडिंग, माई गुडनेस, दिस इज द बेस्ट रिटर्न एवर। कोई भी फंड अगर आपको 5 साल का यार 42-43% कंपाउंडिंग दे रहा है, यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दैट इज, इट इज अमेजिंग। और कैटेगरी एवरेज कितना है देखिए, मतलब आप अगर इस फंड में थे 5 साल से तो आपने 43% कंपाउंडिंग किया है। और कैटेगरी एवरेज यानी आपका इस कैटेगरी का एवरेज रहा है 29%। सो क्लियरली स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉर 5 इयर्स पीरियड ये वाला फंड हैज बीन द नंबर वन रैंकर इस तरह से। बट वही, आप जैसे जैसे अपना पीरियड चेंज करोगे रैंकिंग बदल जाएगी। अगर कोई नया इस फंड में आया, लेट्स से, ओके 1 मिनट, सॉरी सॉरी, अगर किसी ने 6 महीना पहले 6 मंथ ही फंड में चालू किया तो उसका रिटर्न इसमें दिया नहीं है। बट 1 साल में सेकंड रैंक, 2 ईयर में फर्स्ट रैंक, 3 ईयर में फर्स्ट रैंक, 5 ईयर में फर्स्ट रैंक। बट अगर आप 10 ईयर देखते हो तो इसका रैंक नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये नया फंड है, दिस वाज, तो इट इज अनफेयर ऑन द फंड। बट आप इससे मिसलीड मत होइए, आई थिंक क्वांट स्टार्टेड दिस फंड प्रिटी लेट, तो ये काफी नया फंड है, तो इसमें मिसलीड होने वाली बात नहीं है। बट रिटर्न्स आपको ऐसे देखने हैं, बेंचमार्क क्या था 29, और आपने कितना कमाया इस फंड में, हाउ मच डिड यू मेक 43%। सो यू आर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क विच इज वेरी रेयर। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको वो रिटर्न दे सकता है इफ यू स्टे इन्वेस्टेड इन अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। इफ यू जस्ट डू SIP रेगुलरली over a period of 10 years, your money can literally multiply 5 times, sometimes 7 times, and if you're lucky, 10 times as well. ओके, अल्फा ये एक कॉन्सेप्ट है गाइस। अल्फा मतलब a positive alpha of 1.0 means the fund has outperformed its benchmark by 1%. A negative alpha of -1 means underperformance of 1%. तो अल्फा आप देख सकते हो, इसी में आपको दिख जाएगा। खैर हमने देख ही लिया, अंडर परफॉर्मेंस है ही नहीं, आउट परफॉर्मेंस है। फिर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड में, मैं तो देखता हूँ। कंसिस्टेंसी मींस म्यूचुअल फंड्स हैव टू गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न्स, कि फंड मैनेजर बदल गया ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब आपको दिखाता हूँ एक्सपेंस रेशियो, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर क्राइटेरिया। ये पोर्टफोलियो चर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कैन आई सी इट हियर, इक्विटी में अब देखिए म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड है ये, लेकिन उसने सारे लार्ज कैप स्टॉक लिए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, फॉर अ स्मॉल कैप फंड जो नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज 9% इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस फंड। RIL तो स्मॉल कैप नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप फंड होते हुए भी, यही तो मैं कह रहा हूँ उसने डाला है। तो फंड मैनेजर जो होता है ना आपका, योर फंड मैनेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि कौन है कैसे। ये सारे स्टॉक्स इस फंड में लिए हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, अरविंद लिमिटेड। और ये परसेंटेज है कि बिकाजी फूड्स कितना परसेंट है, 2.97%। RBL बैंक कितना परसेंट है, 3.13। बट आप अभी आप बोलोगे क्यों ना मैं ये सारे स्टॉक्स लेके मैं खुद अपना एक म्यूचुअल फंड जैसा पोर्टफोलियो बना के देखो, बट आप नहीं सस्टेन कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। उसका रीजन है, उसका सिंपल रीजन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट व्हेन अ म्यूचुअल फंड मैनेजर कीप्स ऑन बाइंग यूनिट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, दे आर गेटिंग, आप इमेजिन करो, वाया SIP 20,000 करोड़ एवरी मंथ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जा रहा है।
तो इस फंड मैनेजर को भी हर महीने पैसा आ रहा है, तो वो ये स्टॉक्स को हर महीने डिप पे खरीद रहा है, तो उसका जो बाइंग प्राइस है ना, एवरेज बाइंग प्राइस, वो नीचे होता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर इतना पैसा होता तो आप भी फंड मैनेजर ही बन जाते, बट यू हैव लिमिटेड मनी. So because the money supply is limited, that is why the best way for you all to make money is regular SIP. वही तो logic है. Mutual fund managers are not doing some rocket science. They are doing basic regular investment in their stocks, but because they are buying on dips regularly, that's why the fund is performing 43%. Retail investors' mistake is they don't buy on dips, they don't do SIP. मतलब now SIP has started, but अगर आप इसको कॉपी करने की कोशिश करोगे, you will fall flat because you are not going to match the fund manager's expertise by far. You're not going to be able to match it. If you can match it, well and good. आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकते हैं कि आप कितना मैच कर सकोगे. Now let me show. हाँ, ये बहुत important criteria है. Now these are the risk ratios. Okay, I think you can see this. Risk ratios है ये. अब इसमें हम लोग पहले बीटा देखते हैं. बीटा gives an idea about how volatile the fund is. तो ये फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा वॉलेटाइल है. बीटा ऑफ 1 मींस जैसे मार्केट घूमेगा ये फंड वैसे घूमेगा. इफ द बीटा इज 1.06 यानी मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है. अगर निफ्टी थोड़ा घूम गया तो ये 1.6 मतलब मोटा मोटा फ्लैट ही है. बीटा 1.5 या 2 नहीं होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ हाई बीटा फंड. अच्छा, हाई वॉलेटिलिटी एंड बीटा, ये दो रेड फ्लैग्स हो गए इस फंड. कैटेगरी एवरेज ऑफ वॉलेटिलिटी वही इज 14.72 और इस फंड का वॉलेटिलिटी ज्यादा है 19.77. दिस इज बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर. फंड मैनेजर कौन है क्या है वो अपने को देखना है. अच्छा, sharp ratio indicates how much risk was taken to generate the returns. Higher the value of Sharpe ratio, the fund has been able to give better returns for the amount of risk taken. तो Sharpe ratio जितना ज्यादा है उतना अच्छा होगा. ओके, तो Sharpe ratio कैटेगरी एवरेज के अगेन ज्यादा है, इसलिए ये क्राइटेरिया ग्रीन में दिया हुआ, समझे आप. That is because it should be as high as possible. By if you are taking more risk, your return should be higher. That is exactly what the Sharpe ratio is telling. सबसे बेस्ट क्राइटेरिया जो मैं आपको कह रहा था ना, वो मुझे ये लगता है अल्फा. ये मैं हमेशा देखता हूँ, वही जो मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया था. अल्फा विल इंडिकेट हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न्स compared to a benchmark. Let's say if a fund's benchmark it returns with Nifty 50, then the alpha is 1, indicates the fund has better beaten the Nifty by 1%. Higher the alpha, better it is. अब इसका अल्फा कितना है 4.95. इसका मतलब जैसा आपने देखा, दिस फंड हैज आउट परफॉर्म्ड द कैटेगरी एंड द निफ्टी बाय 4.95, मतलब 5% CAGR. बहुत बड़ी बात है. इसका मतलब अगर निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया है तो इस फंड ने 15% तक दिया. दिस इज अ वेरी हाई कंपाउंडिंग परफॉर्मेंस. तो इस तरह मोटा मोटा ब्रॉडली दिस इज हाउ. ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने शेयर किया आपको, बट हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो लाइफ मेंबरशिप है, उसमें हम लोग ये सब क्राइटेरिया ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो उसमें, और वो वीडियोस वी आर नेवर गोना पुट ऑन यूट्यूब बिकॉज दोज आर फॉर पीपल हु रियली वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ पिकिंग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. बट ऑल द क्राइटेरिया वी कैन नॉट रिवील हियर बिकॉज क्या है कि उसमें काफी सारा क्राइटेरिया पेटेंटेड है, पेटेंट पेंडिंग है. लेकिन वही चीज है कि वो मैंने रिसर्च किया है, तो वो हमने उसके लिए बेसिक नॉमिनल फी के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें आई एम नॉट ट्रेनिंग, आई हैव ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड द वीडियोस. somebody who takes the training program can watch the videos as many times and then we can just clarify the doubts. इससे बेटर है you learn. There are so many sources available on YouTube. मैं तो सामने से बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड सही है इस कॉन्सेप्ट में. आई बिलीव, फर्मली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव मेड ग्रेट मनी इन म्यूचुअल फंड्स. एंड उसका रीजन है, आपने मेरा पोस्ट देखा होगा जो मैंने आज हमारे चैनल पे डाला है, HDFC स्मॉल कैप फंड. मतलब इवन अ बेसिक बिलो एवरेज म्यूचुअल फंड, बेसिक बिलो एवरेज म्यूचुअल फंड भी आपको एवरी ईयर 18% CAGR देके जा रहा है इफ यू स्टेड इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम 7 years.
आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम गारंटी अगर आप 7 साल तक ठहर गए तो आप समझ लो 18% CAGR तो आपका बनता ही बनता है। इवन इफ इट्स अ मीडियोकर म्यूचुअल फंड यू विल मेक इट। अगर आपका म्यूचुअल फंड ऐसा हुआ क्वांट के जैसा तो आपने देखा ना 40% CAGR। नाउ लेट मी शो यू 40% CAGR का मतलब क्या है। मैं वो भी आपको, मेरा फर्ज है, आई शुड शो यू एक्चुअली। लास्ट पॉइंट में वो दिखा के फिर हम लोग खत्म करते हैं ये वाला वीडियो, देन कल वापस आपसे मुलाकात करेंगे। So I'll go into SIP calculator. I'll select one calculator. अब देखिए SIP है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, करेक्ट। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। इसको थोड़ा जूम करते हैं वापस से ना। ये रहा, ये लो। अरे यार जूम में थोड़ा अटक जाता है। ओके, आई थिंक दिस इज ओके। SIP कैलकुलेटर लिख सी मंथली इन्वेस्टमेंट इज 25,000, थोड़ा सा ज्यादा है। लेट्स टेक अ बेसिक मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,000। ओके, 11,000 बेसिक, 11,000 रुपए महीने, उसको बढ़ाया भी नहीं आपने। एंड इफ आई टेक 43% विच वॉज द रिटर्न विच इज एक्चुअली वेरी हाई। ये कैलकुलेटर 30% के ऊपर जा नहीं रहा है। चलो इसको 30% ही रखते हैं, ये इसके ऊपर वो अनबिलीवेबल है भाई। सी गाइस, इन द मार्केट इफ यू आर कंपाउंडिंग योर मनी बिटवीन 16 to 19%, 16% to 19%, you are beating 90% of the world's fund managers। ये हकीकत है। आप दुनिया के 90% लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, बट आप इन्वेस्टेड रहोगे तो कमाओगे ना। अच्छा, टाइम पीरियड में 7 years रखता हूँ वही, है ना। मतलब ऐसे आप 10 years, अपन दोनों का देखते हैं, 7 years का भी देखते हैं, 10 years का भी देखते हैं। विद दिस फंड 30% लिया है मैंने, माइंड यू 43 तो बहुत ज्यादा हो गया, 30% कंपाउंडिंग लिया। तो इसका रिटर्न कितना आया, कितने पैसे आपके बनेंगे 7 साल के बाद? 30 लाख रुपए, 31 lakhs। कैसे? यू इन्वेस्टेड 11,000 एवरी मंथ। ओके, सी दिस इज द स्क्रीन। You invested 11,000 every month. It grew at 30% per annum. And in 7 years, it became 31 lakh. Now, if I hold for 10 years, look at the beauty. It becomes 82 lakh. This is the beauty of compounding. Same amount, the more you hold it, the better it is. But मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा फ्लॉड इसलिए है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमेशा थोड़ा नीचे होना चाहिए। कीप इट 16%। हमेशा कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग 16% रखते हैं। ज्यादा क्यों रखे? बिकॉज वर्स्ट केस सिनारियो में प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट केस मिलेगा। 16.1 रखते हैं, ठीक है। 10 years, सेम 11,000। देन यू मेक 32 लाख। आप फिर भी कमा रहे हो 10 साल में, और 7 साल में आप कमा रहे हो 11,000। माइंड यू 7 साल में हो रहा है 17 लाख। तो 3 साल और होल्ड किया तो 30 लाख रुपए। अब 30 लाख रुपए किसी को कम लग सकते हैं, किसी को ज्यादा लग सकते हैं, किसी को बहुत ही ज्यादा लग सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके थॉट के ऊपर है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मतलब अपने मित्रों को, मित्रगण को फ्रेंडली एडवाइस क्या देता हूँ, फ्रेंडली एडवाइस, वो तो मेरे हक है ना, मेरे दोस्त है वो, कि कम से कम जितना आप कमाते हो उसका 50% भी अगर आप डालो। आप फॉर्मूला ऑफ 16 पकड़ो, ठीक है ना। 16 इज अ गुड नंबर, स्वीट 16। 16,000 एट 16% फॉर 16 years, 16 साल तो हम सब रुक ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कितना कमाओगे। 16,000 ना, 16 साल तक 16,000 एट 16%, you still make a crore and a half, 1.42 crore. This should be your target. For a basic Indian middle class person, I think this is a very good target and it is very achievable. If your monthly salary is at least 40,000, 50,000, and आपके ज्यादा खर्चे अगर आप कंट्रोल करके चलते हो, रेंट का खर्चा नहीं है, आप रेंट पे ज्यादा नहीं खर्चा कर रहे हो, तो ये 16,000 16 साल के लिए लॉक करोगे। even if your age is 24, let's say 24 थोड़ा young हो गया, let's say your age is 27, your age is 27, your salary is 40-45,000, उसमें से आप खर्चे वर्चे बहुत टाइट पकड़ के चल रहे हो, बूट स्ट्रैप कर रहे हो अपने आप को, और 16,000 SIP कर रहे हो। EMI आपके अगर कम है तो 16,000 SIP पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इनिशियली आपको झटका लगेगा, पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन व्हेन यू आर 43, जब आप 43 years के हो जाओगे, तब आपके पास ये मिनिमम, ये सब मिनिमम कैलकुलेशन है, माइंड यू। मिनिमम यू विल हैव अ crore and 42 lakh. So basically what I'm trying to say is
This money can work as your corpus after 40. आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, जितना आपका मंथली SIP है, टेक 16% रिटर्न्स एंड टेक 15-20 years, 16 years. So when you cross 40, you will need this money to lead your next 20-25 years, because आपका काम करने का यानी योर कैपेसिटी टू टेक प्रेशर एंड कैपेसिटी टू वर्क अंडर प्रेशर विल, अभी आप नहीं समझोगे, बट इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एज योर एज ग्रोज. आइडियली फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ सकते हैं, वैसे बिल्कुल पूछना चाहिए, बट आइडियली यही होता है कि आपको प्लानिंग के टाइम पे you should, if you're very young, let's say you're starting at 22 to work, or 24 you start, 16 साल आपके पास है ना, you should try to plan that by age 40 you are financially free. Financial freedom का मतलब ये नहीं है कि आप रिटायर हो जाओ भाई. You can continue to work after 40, but you will not have to work under the pressure of earning money for EMIs. You can choose your work. You can work in your interested field, the field where you are very interested. You can choose where do you want to work, what do you want to work. How will that freedom come when you have lump sum 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके बैंक खाते में आ गया ना, खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बोलते भी हैं स्पीचेस में, अगर 1.5 करोड़ मेहनत की कमाई आ गई तो उसमें टैक्स वैक्स भी भर दो आप, टैक्स निकाल के भी काफी है, जिससे आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी. Let me know your thoughts, and I'll see you tomorrow in the next video. And thank you so much for your support, love, appreciation. I think all of us, around 11,500 people, we are a strong family and we keep growing. And we'll make sure that ये जो bond है अपना 1-to-1, ये bond बना रहे. Because आपके, I will take a moment to thank all of you. इतने अच्छे comments आते हैं. Most of your feedback I take into account and I try to implement those changes. And I'll assure you that you can watch any YouTube channel, but on this YouTube channel, you will always get direct feedback and direct communication. And you will realize that if you're commenting or if you're putting forward an opinion, it is being read, it is being watched, and it is being implemented by me only. क्योंकि मेरी कोई team नहीं है. It is direct between me and you. Unlike the other YouTubers, उनको भी God will bless them. But I am not doing this to increase my subscribers, frankly speaking. It's just to stay relevant. The fight is just to stay relevant and help people. And I know it looks difficult to understand, but basically fight तो वही है कि कैसे नॉलेज बेस बढ़ाएं ताकि कोई बंदा गलती कम करे तो वो ज्यादा कमाए. See you in the next video very soon. Keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.